उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, बहुत स्वागत है सर। अखिलेश जी, कल रात से हम कल शाम में लखनऊ पहुंचे थे सब, और कल शाम से ही जो खबरें आनी शुरू हुई उसके बाद मुझे मालूम है कि आप भी बहुत तनाव में रात भर रहे होंगे। आज दिन में भी बहुत घटनाक्रम हुए हैं, आपको भी डिटेन किया गया, रोका गया कुछ देर के लिए। लेकिन शाम होते होते अभी जो जानकारी आ रही है कि समझौता हो गया है, और बयान भी आ रहे हैं कि राजनीतिक पर्यटन के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे बहुत से राजनीतिक दल इस घटना को भी, जो बहुत ही दुखद घटना है। लखीमपुर में जो हुआ है ये पूरे देश और दुनिया में कहीं नहीं हुआ होगा कि जहां किसान शांतिपूर्ण ढंग से अपना आंदोलन और प्रदर्शन कर रहे थे, वहां पर सत्ताधारी गृह मंत्री, जो राज्य गृह मंत्री, उनके बेटे, जिन पे आरोप है, गाड़ी लेकर के कई साथियों के साथ किसानों को कुचल देते हैं। ये घटना निंदनीय है और भारतीय जनता पार्टी को इस घटना के लिए किसानों से माफ़ी मांगनी चाहिए। किसान इस देश का अन्नदाता है। किसान हमें कपड़े देता है, किसान हमें भोजन देता है, और हमारे देश की अर्थव्यवस्था को वो कहीं ना कहीं बचाता है और अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। उस किसान के प्रति सहानुभूति नहीं, उस किसान का सम्मान नहीं, और तरह तरह से उसको अपमानित किया गया है। अंग्रेज़ों की सरकार ने भी किसानों के साथ ये जुल्म नहीं किए होंगे जो जुल्म भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए हैं। कोई कल्पना कर सकता है कि गाड़ी से कुचल दिए जाएं किसान? और अगर राजनीतिक दल उनके परिवारों से मिलने जाना चाहें तो सरकार उन्हें रोकती है। दुनिया के पटल में जहाँ बड़े बड़े देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जाते हैं, वहाँ भारत के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हमारा लोकतंत्र जीवंत लोकतंत्र है, जिंदा लोकतंत्र है। क्या जिंदा लोकतंत्र की यही परिभाषा है कि कहीं घटना हो जाए जहाँ किसानों की हत्या हो जाए, वहाँ अगर राजनीतिक दल जाना चाहें तो उसको पॉलिटिकल आप दिशा देंगे? जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर हैं वो घरों से नहीं निकल सकते, और ये पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। इससे पहले भी जब किसानों के समर्थन में समाजवादी पार्टी कार्यक्रम कर रही थी, उस समय भी मेरे घर पर इसी तरीके से बैरिकेडिंग पुलिस का इंतजाम किया था। मजबूरी में बैरिकेडिंग को पार करना पड़ा, गिरफ्तार हुए, गिरफ्तारी दी गई, और आज भी वही हुआ। और केवल समाजवादी पार्टी नहीं, देश के जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, अगर किसानों के परिवारों से मिलना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी रोक रही है। एक पुरानी कहावत है कि पावर करप्ट्स पर एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। ये दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सरकार के बाद गृह राज्य मंत्री के परिवार के, उनके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो अन्याय और उत्पीड़न और जिस तरीके से हत्या की है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को किसानों से माफ़ी मांगनी चाहिए। और तीनों काले कानून जो किसान जिसका विरोध कर रहे हैं, 1 साल हो गया लगभग, उसका विरोध करते करते उन किसानों के काले कानून वापस लेने चाहिए। हमारे साथ कुछ समय पहले टिकैत साहब भी मौजूद थे, उनसे पूछा गया यह सवाल, तो उन्होंने कहा अभी तक जो कार्रवाई हुई है उससे वो संतुष्ट हैं। तो सरकार ने तेज़ी से काम किया है, किसानों से भी जो जिस तरह के भी मुआवजा देने की बात हुई है, नौकरी देने की बात हुई है, अभी तक कार्रवाई से संतुष्ट लग रहे हैं। तो आप संतुष्ट हैं? भारत की सरकार ये कहती है कि आने वाले समय में वो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी कर देंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि $1 लाख की इकोनॉमी कर देंगे। अगर इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है और समाजवादी पार्टी की मांग है कि किसानों के परिवारों को 2 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, तो आखिरकार सरकार घबराती क्यों है? सरकार को कम से कम 2 करोड़ का मुआवजा देना चाहिए था। और साथ ही साथ हाँ की कुछ मांगे तो स्वीकार की हैं, लेकिन किसानों की असली मांग जो देश के किसानों की है वो काले कानून वापस हों। मैं समझता हूँ किसानों का सम्मान और देश का सम्मान तभी होगा जब तीनों काले कानून वापस हो जाएंगे। अखिलेश जी, ये सवाल टिकैत साहब से भी हमने पूछा, तो पहले तो उन्होंने कहा कि हम संतुष्ट हैं, जैसा अभी सुमेरा आपको बता रही थी, मतलब वो संतुष्ट हैं। और पॉलिटिकल पार्टीज अगर कह रही हैं कि जो किया गया वो कम किया गया, तो क्या किसानों से ज़्यादा वो उनके हित के बारे में सोच रही हैं? नंबर 1।
नंबर 2, ये काले कानूनों के संदर्भ में ऑपोजिशन पार्टीज को लेकर ही कहा गया कि ये बौद्धिक बेईमानी है जो की जा रही है किसानों के मुद्दे पर, विपक्ष की तरफ से जो किया जा रहा है ये बौद्धिक बेईमानी है। आपकी टिप्पणी। इस बात को बहुत आसानी से इसलिए समझना चाहिए, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, एक कंपनी थी, व्यापार कुछ चीज़ों का कर रही थी, कुछ सामान यहाँ से जाता था, कुछ सामान बन करके आता था, एक कंपनी थी। ब्रिटेन में एक कानून पास हुआ, उसके बाद वही कंपनी सरकार बन गई। बैटल ऑफ प्लासी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार बन गई और भारत सरकार जो धीमे धीमे हमारी सरकारी कंपनियां हैं जो हमारी अच्छी अर्थव्यवस्था को कर सकती हैं, उन कंपनियों को जो सरकार की हैं वो धीरे धीरे कंपनी बना दी है, प्राइवेट कंपनी बना दी है। और एक दिन हो सकता है ऐसा आ जाए कि भारत की सभी कंपनियां जो सरकारी कंपनियां हैं उनको प्राइवेट हाथों में दे दें। और लगता तो ये है कि जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, हो सकता है सरकार से ये लोग हट जाएं और सरकार को भी आउटसोर्स कर दें। एक बात अखिलेश जी बार बार कही गई, जिस तरह से आप बता रहे हैं लखीमपुर खीरी आप जाने वाले थे, आपका काफिला जो है वो रोका गया, बहुत सारे विपक्षी नेताओं को रोका गया। बार बार सरकार की तरफ से ये कहा गया, बीजेपी की तरफ से ये कहा गया कि मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है विपक्ष इस पर, और अगर विपक्षी नेता लखीमपुर खीरी जाएंगे तो वहाँ के हालात और ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। इसी तरह की बात कृषि कानूनों को लेकर भी कही जाती है कि भाई ऑपोजिशन जो है वो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए जो किसान हैं वो आज आंदोलनरत हैं 10 महीने से। डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज की जिम्मेदारी है, अगर कहीं अन्याय हो रहा है तो अन्याय के खिलाफ खड़े हों। गोरखपुर में जिस तरीके से कमरे में एक व्यापारी अपने मित्रों के साथ कारोबार और घूमने आया था, उत्तर प्रदेश की पुलिस जाकर के उसको पीटती है, उसकी जान ले लेती है। अगर हम उसके परिवार से मिलें तो क्या पॉलिटिकल एजेंडा है हमारा? और अगर किसानों को कुचल दिया जाए, बीजेपी के कार्यकर्ताओं वो जो गाड़ी चला रहे हैं उससे, तो क्या ये पॉलिटिकल एक्टिविटी है हमारी? और पॉलिटिकल एक्टिविटी क्यों नहीं करेगी पॉलिटिकल पार्टी? क्योंकि डेमोक्रेसी में हमें अधिकार मिलता है कि जिसके साथ अन्याय हो पॉलिटिकल पार्टीज उसके साथ खड़े दिखाई दें। अखिलेश जी, लेकिन राहुल जी एक सवाल लेना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले मेरा सवाल थोड़ा लाइटर नोट पर कि रात से हम देख रहे हैं, कल से हम फॉलो कर रहे थे कि कौन कहाँ पहुँच गया, कौन क्या कर रहा है, कौन नेता कहाँ जा रहा है, तो रात में कुछ लोग बाजी मार गए क्या? ये पॉलिटिक्स में कोई कंपटीशन नहीं है कि अगर कोई 6 बजे निकलता है तो कहता है हम 4 बजे निकल जाएंगे, कोई कहता है 4 बजे तो हम 3 बजे निकल जाएंगे। ये कोई कंपटीशन नहीं है। लेकिन हाँ, अगर पॉलिटिकल पार्टी किसी के दुख में शामिल होना चाहती है, कोई लीडर, तो उनको जाने का मौका देना चाहिए। आखिरकार जिम्मेदारी सरकार की है। कोई अगर रात में ही जाना चाहता है, परिवार से मिलना चाहता है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों नहीं मिलने देना चाहती है? मतलब टाइमलाइन को फॉलो कर रहे थे आपकी कि आप 4 बजे निकलने वाले तो 2 घंटे पहले हम निकल जाते हैं, ऐसा हो रहा था? सबसे पहले जिस समय मुझे सूचना मिली उसी समय वहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे उन नेताओं से मेरी बातचीत हुई और मुझे ये बताया गया कि समाजवादी पार्टी में रहे तेजिंदर बिर्क उन पर गाड़ी चढ़ा दी है। मैंने कोशिश कर करके अपनी पार्टी के नेताओं से कहा कि जाओ उन्हें देखो कहाँ हैं। जानकारी मिली कि वो अस्पताल में भर्ती हैं। मैंने उसी समय उनसे बात की। परिवार के लोग संतुष्ट नहीं थे इलाज से, वो चाहते थे रेफ़र कर दिया जाए, तो उनको रेफ़र कर दिया गया। तो अगर हम अपनी पार्टी के नेता का हालचाल लेना चाहें, उसके परिवार के सदस्यों से मिलना चाहें, तो ये सरकार ऐसी है जो मिलने नहीं देगी। आखिरकार ये कौन सा लोकतंत्र चला रहे हैं? और फिर दुनिया में, अमेरिका में जाकर के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हमारे देश का जीवंत लोकतंत्र है, हमारा जिंदा लोकतंत्र है। क्या यही जिंदा लोकतंत्र है कि हम किसी के दुख और तकलीफ में खड़े नहीं हो सकते? अखिलेश जी, मैं आपसे ये तो नहीं पूछूंगा कि प्रियंका गांधी पहले चली गई और आप बाद में जा रहे थे, लेकिन ये जरूर है कि दोनों आप एक ही मुद्दे को लेकर के जा रहे थे, तो आगे क्या दोनों एक ही मुद्दे को लेकर साथ जाएंगे कभी? जो पुराना अनुभव रहा है हमारा कांग्रेस के साथ, वो ठीक नहीं रहा। इसलिए समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि अपने संगठन को ठीक करके। तब राहुल गांधी थे, अब प्रियंका गांधी है। कांग्रेस तो कांग्रेस है, उनका चुनाव चिन्ह जो है वो एक ही रहेगा। तो आपको लगता है कि ये साथ भी पसंद नहीं आएगा यूपी को? इस बार उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से हटाएंगे। और जो सवाल जनता के सामने हैं, आज भारतीय जनता पार्टी को महंगाई नहीं दिख रही है, भारतीय जनता पार्टी को बेरोजगारी नहीं दिख रही,
यही भारतीय जनता पार्टी, इसने कहा कि किसानों की हम आय दोगुनी कर देंगे। किस फसल की आय दोगुनी दे दी, किसकी पैदावार बढ़ गई? तो आखिरकार ये सवाल भारतीय जनता पार्टी को क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? अखिलेश जी, साथ आने की बात पर आज हमारे साथ एक और मेहमान थे, ओम प्रकाश राजभर जी। उन्होंने भी कहा कि अखिलेश यादव जी जो हैं उनके साथ जाने में बहुत संभावनाएं और हम सबको सोचना चाहिए उस ओर जाने के बारे में। तो उन्होंने भी बहुत संकेत दिए। तो बहुत लोग संकेत दे रहे हैं आपके साथ आने के लिए, ये, और आप कह रहे हैं कि मैं बस छोटे छोटे दलों के साथ ही जाऊंगा, मैं नहीं इनके साथ जाऊंगा। तो क्या दूरी बनानी है या अभी सोचना है, अभी आगे और संभावनाएं हैं? समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि प्रदेश के छोटे दल, क्षेत्रीय दलों को साथ लाने का काम करेगी। लेकिन ये क्यों हो रहा है अखिलेश जी कि आप लोग जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें आप प्रीएम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं कि कैसा होगा? क्योंकि राजनीति में तो प्रीएम्प्शन बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप जैसे कांग्रेस के साथ जाने वाला मसला हो या फिर बीएसपी के साथ जाने वाला मसला हो, हर बार कैच छूट जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी बहुत होशियार पार्टी है, उसको किसी की स्ट्रेटजी की जानकारी नहीं होनी चाहिए। नहीं, तो पास्ट की बात कर रहा हूं मैं, तो फ्यूचर की बात कर ही नहीं रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि जान गई वो, तो भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। पहले जो हुआ वो ऐसा क्यों हुआ कि एंटिसिपेट नहीं कर पाए कि आउटकम क्या होगा? मतलब जिनके साथ जा रहे हैं उन परिस्थितियों में और उस समय जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट था वो बेहतरीन फैसला था, उससे अच्छा फैसला नहीं हो सकता था। इसलिए अगर कल जो हो चुका है उस पर अगर मैं टिप्पणी करूं तो मैं अपने ही फैसले को मना करता हूं। चलिए, कल जो आने वाला है उसकी हम थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर का जिक्र हुआ और छोटी छोटी पार्टियों का जिक्र लगातार हो रहा है। ओम प्रकाश राजभर थोड़ी देर पहले मेरे साथ ही थे और वो एक ब्रेकिंग न्यूज़ देकर गए। उन्होंने ये कहा कि बीजेपी को यूपी में अगर कोई रोक सकता है तो वो हैं अखिलेश यादव। तो मैंने उनसे पूछा कि तो आप उनका हाथ मजबूत करेंगे? तो उन्होंने कहा मैं भी मजबूत करूंगा और मेरे साथ असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो भी मजबूत करेंगे। तो आप दोनों को साथ लेने के लिए तैयार हैं ना? मैंने आपसे कहा कि कोई भी स्ट्रेटजी का खुलासा नहीं करेगी समाजवादी पार्टी। नहीं, अब तो ये न्योता स्वीकार करने वाली बात है, ऑफर आ गया। क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा है, इसलिए हो सकता है कि उनको बहुत कुछ जानकारी हो, और क्योंकि बीजेपी से उनका अनुभव ठीक नहीं रहा तो बीजेपी को वो जानते हैं अच्छी तरह। तो हराने के लिए समाजवादी पार्टी के साथ आ रहे हैं, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है? ये इसको लेकर एक एनालॉजी ड्रॉ की गई अखिलेश जी, बैंड बाजा वाली एनालॉजी, जिसमें ये कहा गया कि कई लोग ऐसे होते हैं पार्टियां और वोटर्स जिनको बैंड बाजा की तरह इस्तेमाल किया जाता है। बारात जहां तक होती है वहां तक ले जाया जाता है, पंडाल में अंदर नहीं जाने दिया जाता। इस बार क्या किया जाने वाला है इन पार्टियों के साथ? समाजवादी पार्टी ने कभी भी गठबंधन किया होगा या साथ किसी दल को लिया होगा या साथ किसी का लिया होगा तो उसको पूरा सम्मान समाजवादी पार्टी ने दिया है और किया है। पर आप बार बार ये कह रहे हैं कि रणनीति का खुलासा नहीं करना चाहते हैं, जानकारी नहीं देना चाहते हैं। तो रणनीति है, और क्या बीजेपी से आपको लगता है कि रणनीति है आपकी? तो डंके की चोट पर बताएं उसे भी मैदान में उतर के। समय आने पर वो भी बताया जाएगा। और एक समय ऐसा आया था जब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों अपनी लोकसभा हार गए थे। अखिलेश जी, आप कह रहे हैं कि बीजेपी बहुत होशियार पार्टी है, तो मेरा सवाल यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी ने अखिलेश यादव को अपनी पिच पे लाके खड़ा कर दिया है? ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि पिछले कुछ वक्त से अखिलेश यादव जो दिख रहे हैं वो पहले नहीं दिखते थे। आजकल वो मंदिरों में जा रहे हैं, आजकल वो ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं, आजकल वो परशुराम की मूर्ति लगा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने और समाजवादी पार्टी की सरकार में भगवान परशुराम जी के उन पर भी छुट्टी हुई थी, भगवान विश्वकर्मा जी उनकी भी छुट्टी थी। समाजवादी पार्टी सभी धर्मों को मानने वाली और सभी को साथ लेकर के चलने वाली है, और साथ ही साथ विकास के रास्ते पर चलने वाली और चलाने वाली पार्टी है। मैंने कई बार पूछा कि मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश की इतनी बिजली महंगी कर दी उन्होंने, एक बिजली का कारखाना नहीं लगाया अभी तक, और वो तमाम शब्दों का कई बार बोलते हैं। मैंने कहा कम से कम एक बार तो कह दें 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट। आज तक उन्होंने उत्तर प्रदेश के इन पावर प्लांटों के बारे में कभी एक शब्द नहीं कहा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी ने ये प्लांट लगवाए हैं। ये प्लांट अगर आज लग गए होते, चाहे वो आपका कानपुर का हो, घाटमपुर में जो लग रहा है, एटा में जो लग रहा है, और या फिर आपका हरदोआगंज का,
ये अगर पावर प्लांट उत्तर प्रदेश में लग गए होते तो आज उत्तर प्रदेश पर सरप्लस बिजली होती और हमारी बिजली भी सस्ती होती, क्योंकि मुख्यमंत्री जी 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट बोल नहीं सकते, इसलिए पावर प्लांट उन्होंने शुरू ही नहीं किया। ये लेकिन आप इसके बाद समीर, क्या ये MY का जो अब तर्जुमानी हो रही है वो पहले से बदली हुई स्ट्रैटेजी का ही रूप है? MY मतलब अब महिला और यूथ, क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो परसेप्शन बनाया हुआ है वो MY का दूसरा मैसेज देने के लिए बनाया है। समाजवादी पार्टी के जो काम थे पिछली सरकार के महिलाओं के लिए या युवाओं के लिए, इस बार बड़े पैमाने पर महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए कार्यक्रम भी बनाएगी, योजनाएं बनाएगी, जिससे उनको आगे बढ़ाया जा सके। अखिलेश जी, इस पर क्योंकि MY का सवाल उठा तो मुझे उस पर एक सवाल ख्याल आ गया कि ये कोर वोटर रहा है आपका, यादव वोटर या मुसलमान वोटर, तो अब आप वो नाम लेने से भी बच रहे हैं, क्यों? नाम लेने से नहीं बच रहे हैं, वो तो हैं ही हमारे साथ, लेकिन कम से कम उसके साथ एडिशन क्या हो, वैल्यू एडिशन क्या हो। तो वैल्यू एडिशन है कि महिलाएं अगर साथ आ गई, युवा साथ आ गए और MY हुआ, तो सोचिए हमारी 400 सीटें तो हो ही गई। इसलिए लक्ष्य 400 सीट का है। जनता इस बार इतनी नाराज है भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि इतना धोखा दिया इन्होंने, अपना संकल्प पत्र कूड़ेदान में फेंक दिया इन्होंने। पहले पन्ने पर और पहली घोषणा भारतीय जनता पार्टी की है कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे 2022 तक। अभी एक इंटरव्यू में मैं सुन रहा था, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि जैसे ही 2022 आएगा वैसे ही किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है, साल बदलने से आय दोगुनी कैसे हो जाएगी? लेकिन अखिलेश जी, MY समीकरण का जिक्र हो रहा है और आपने MY में M का मतलब जो है वो महिला किया और M का मतलब सिर्फ और सिर्फ मुसलमान बताने वाले असदुद्दीन ओवैसी आ गए उत्तर प्रदेश में। नहीं, और कहा यह जा रहा है कि अब असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो गई है। अगर आपके गठबंधन के साथ वो नहीं आए तो फिर आपके वोट बैंक में सेंधमारी करेंगे, इसका फायदा बीजेपी को होगा, ऐसा आपको भी लगता है क्या? समाजवादी पार्टी ने MY 2 किया है तो M² Y² किया है। ये नया समीकरण है अब समाजवादी पार्टी का, M² Y²। नहीं, क्योंकि जब तक आप महिलाओं को नहीं जोड़ेंगे, आधी आबादी है। समाजवादी पार्टी ने उनकी सुरक्षा को लेकर के, उनके स्वास्थ्य को लेकर के बड़े फैसले लिए। समाजवादी पेंशन चलाई, 500 रुपये महीना दे रहे थे, इस बार बढ़ करके देंगे। इसी तरह लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन जब हुआ तो लड़कियों को सबसे ज़्यादा मिला। और यूथ के लिए जो काम हुए थे, जब तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, जब तक आप बड़े काम नहीं करेंगे तो नौकरी कैसे मिलेगी? यही SCL लखनऊ में इसको लाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया और उसका परिणाम यह है कि आज हजारों की संख्या में जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो ट्रेनिंग पा रहे हैं। मंडियों को बेहतर किया, डेयरी को लेकर के समाजवादी पार्टी ने काम किया। अमूल डेयरी का प्लांट खुल गया यहाँ पर, आपका कानपुर देहात में एक डेयरी का प्लांट खुला है अमूल का। तो इन क्षेत्रों में जब तक काम नहीं होंगे तब तक नौकरी और रोजगार कैसे मिलेंगे? इसलिए समाजवादी पार्टी ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे जहाँ काम किया, वहीं रोजगार के अवसर कैसे हों, नौकरियाँ कैसे ज़्यादा मिलें, उस दिशा में भी काम हुआ। अखिलेश जी, आप MY समीकरण कर रहे हैं, एक पुराना समीकरण लेकर बीजेपी भी बैठी हुई है आपको लेकर के, और वो समीकरण है लॉ एंड ऑर्डर का। तो क्या आपको लगता है कि बिहार में जिस तरीके से बीजेपी ने प्रोजेक्ट किया था लॉ एंड ऑर्डर को, वो इस इलेक्शंस में आपको लेकर के भी प्रोजेक्ट हो सकता है और उसका नुकसान हो सकता है? जो लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, पूरे देश में कहीं IPS फरार नहीं होगा, उत्तर प्रदेश में IPS फरार है। और हाल ही में देखिए आप, पुलिस ने फरार किया हुआ है पुलिस को। गोरखपुर में 6 लोग हैं जिन पे आरोप हैं, वो कमरे में घुस गए व्यापारी के, और जानकारी ये मिली है कि वो गाड़ी देख लेते थे कि आउट ऑफ यूपी कितने रजिस्ट्रेशन हैं गाड़ियों पर, और पता करके कि किस कमरे में व्यापारी बैठे वहीं पर पुलिस पहुंच जाती थी, वो वसूलती थी। क्या यही लॉ एंड ऑर्डर है? कि पुलिस ने एक व्यापारी की हत्या कर दी गोरखपुर में, क्या यही लॉ एंड ऑर्डर है? और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने सबसे ज़्यादा नोटिस अगर किसी सरकार को दिए तो उत्तर प्रदेश की सरकार को दिए। कस्टोडियल डेथ सबसे ज़्यादा अगर कहीं हुई है तो उत्तर प्रदेश में हुई है। ये जो रिस्पॉन्स सिस्टम बनाया समाजवादी पार्टी की सरकार में, डायल 100 जो अब डायल 112 है, ये सबसे अच्छा रिस्पॉन्स सिस्टम समाजवादी सरकार का बना हुआ है। जिस समय बनाया गया था, उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ IPSओं को न्यूयॉर्क पुलिस का डिपार्टमेंट का
कंट्रोल रूम देखने को भेजा गया था। ह्यूस्टन की पुलिस सिस्टम कैसे काम करता है उसके लिए भेजा गया। सिंगापुर का रिस्पांस सिस्टम कैसा है वहाँ देख करके आए। उसके बाद उत्तर प्रदेश की अपनी लॉ एंड ऑर्डर कैसे बेहतर होगी वो क्रिएट किया डायल 100। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने डायल 100 को डायल 112 कर दिया और उन्हें ये लगता है कि अगर नाम बदल देंगे तो रिस्पांस टाइम जो है पुलिस का वो बढ़ जाएगा, और जो गाड़ियाँ थी वो अधिकारियों को दे दी सब। तो डायल 100 बर्बाद कर दिया। 1090 जिसका अप्रिसिएशन हुआ था सुप्रीम कोर्ट से भी, वो बर्बाद कर दिया। और कई बार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था जंगल राज है। समाजवादी पार्टी की सरकार में एक भी बार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा होगा जंगल राज। और देखिए पुलिस का निशाना देखिए, बीजेपी के इशारे पर, बीजेपी के इशारे पर पुलिस का निशाना देखिए, जो भी है वो घुटने पे गोली लग जाती है उसके। ये तो निशाना है बीजेपी का। और सबसे वरिष्ठ अधिकारी यहां पर क्या कहते हैं कि वो फिसलने से उस व्यापारी की मौत हो गई। गिरने से और फिसलने से कैसे मौत हो सकती है? पुलिस ने पीटा था। क्या यही लॉ एंड ऑर्डर है? और जो आंकड़े कहते हैं एनसीआरबी के, वो ये कहते हैं कि महिलाओं और बेटियों के साथ सबसे ज्यादा कहीं क्राइम हो रहा है तो वो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। लेकिन इसी पर जब सरकार से सवाल पूछा जाता है तो उनका ये कहना है कि हम तो रजिस्ट्रेशन ज़्यादा कर रहे हैं, हमारे कार्यकाल में मामले दर्ज ज़्यादा हो रहे हैं, हमारे कार्यकाल में वो नेता जिनके गाड़ियों पर झंडे लगे होते हैं उनकी तूती नहीं बोलती थानों में। अब पुलिस अपना काम कर रही है। बाबा मुख्यमंत्री जी इसलिए लैपटॉप नहीं बांट रहे हैं क्योंकि वो लैपटॉप चलाना नहीं जानते। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि कम से कम मुख्यमंत्री जी को डायल 100 का कंट्रोल सिस्टम देखना चाहिए। एक भी फोन कॉल मिस नहीं हो सकता है। अगर किसी ने फोन किया होगा तो वो रजिस्टर्ड होगा। उस डेटा से खिलवाड़ करने का काम कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और जब दोनों जगह इनकी सरकार है, उसके बावजूद भी एनसीआरबी के आंकड़े ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश कई मामलों में नंबर 1 है। अखिलेश जी, एक बात ये भी कि अभी आपसे 400 सीटें सुना मैंने, बहुत महत्वाकांक्षी आपने टारगेट बनाया है। लेकिन मैं एक बात ये समझना चाहता हूँ कि इसमें मैंने बढ़ते हुए देखा है आपको। आपने किसी ज्योतिषी का जिक्र किया जो 350 बोल रहा था, आपने 351 किया, फिर आप और आगे बढ़ाए, अब 400 बात कर रहे हैं। कितनी सीटें एम करके चल रहे हैं आप? देखिए भारत है ये, और कोई पंडित जी अगर मिलें और वो बताएं तो उस पर यकीन करना चाहिए। तो आपने एक बढ़ा दी उसमें से? तो हवाई जहाज में जब मुझे मिले तो उन्होंने 350 बोला, तो मैंने कहा 350 से काम नहीं चलेगा, एक मैं अपनी तरफ से जोड़ दे रहा हूँ। और मैं जब हालात देख रहा हूँ, जिस तरीके से किसान नाराज हैं, जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है, जिस तरीके से 4.5 साल में केवल रंग बदला है सरकार ने, नाम बदला है, और कोई कल्पना कर सकता है कि उनके सबसे बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके नाम पर प्रधानमंत्री ने शिलान्यास किया था मेडिकल यूनिवर्सिटी। कल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उन्हें जरूर देखना चाहिए और सरकार से पूछना चाहिए कि जिस मेडिकल यूनिवर्सिटी का मैंने शिलान्यास किया था वो बन गई कि नहीं बन गई। आप ताज्जुब करेंगे कहाँ चल रही है। वो जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर मेडिकल यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया था प्रधानमंत्री जी ने, वो समाजवादी पार्टी के समय पर बनाया हुआ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट के 9th फ्लोर पे यूनिवर्सिटी चल रही। बताइए आप, सोचिए आप, ये तो काम करने का तरीका है। तो जो सरकार नाम बदल रही हो, रंग बदल रही हो, अपने लीडर का सम्मान न कर सके और लगातार अंतर्राष्ट्रीय झूठ के प्रशिक्षण केंद्र से आकर के नई नई बातें कहती हो, जब झूठ से ये 300 से ज़्यादा सीटें जीत सकते हैं, तो जिस तरीके से नाराज़गी और जिस तरीके से महंगाई और बेरोजगारी है और किसान के साथ जो अन्याय उत्पीड़न हुआ है, हो सकता है जनता 400 सीटें भी जिता दे समाजवादी पार्टी। आपने अखिलेश जी 400 सीटों का रिकॉर्ड जो है वो तय कर दिया है, बहुत बड़ा टारगेट है, और ये भी कहा है कि छोटी छोटी पार्टियों को हम साथ लेंगे। एक छोटी पार्टी है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। बिना चाचा भतीजे के सवाल जवाब हुए बिना ये सेशन तो पूरा नहीं हो सकता। अब चाचा जी जो हैं वो इंतजार में हैं। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव का मैं 11 अक्टूबर तक इंतजार करूंगा और 12 तारीख को सड़क पर मोर्चा लेकर निकल जाऊंगा। इंतजार अभी तक जारी है, कब पूरा होगा? नहीं, अगर वो 12 को निकलेंगे तो वो बोलेंगे तो बीजेपी के खिलाफ। और उनका भी एक दल है, तो दल से हमारा समझौता है। यानी इसका मतलब हम ये समझें कि 11 तक जवाब नहीं मिलने वाला उनको।
मैंने आपसे कहा कि कोई भी स्ट्रेटजी का खुलासा नहीं करेंगे। अखिलेश जी, अभी दिनेश ने आपसे संख्या पर सवाल पूछा और आपने कहा कि क्यों नहीं, जब पंडित जी ने 350 कहा तो आपने एक बढ़ा दिया अपनी तरफ से, और उससे पहले हम बात कर रहे थे कि कैसे ओवैसी भी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। मुसलमान यादव वोटर में आपका कहना है कि वो तो साथ में है ही हमारे, तो क्या आप फॉर ग्रांटेड तो नहीं ले रहे? बिहार में कुछ सीटों से ही खेल बिगड़ गया, कुछ सीटों पर उन्होंने खेल बिगाड़ दिया, कुछ जीत ली और सत्ता से दूर रह गए। क्या वैसा भी हो सकता है उत्तर प्रदेश में? देखिए, देश में 2 बड़े चुनाव हुए, एक बिहार का और एक वेस्ट बंगाल का। दोनों एग्जाम्पल हैं। एक जगह बीजेपी आ गई, एक जगह बीजेपी का सफाया हो गया। तो यहाँ का उत्तर प्रदेश का जागरूक वोटर है, वो जानता है कि भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से हटाना है। और सवाल ये नहीं है, सवाल सबसे बड़ा है कि उत्तर प्रदेश का किसान नाराज बैठा है, नौजवान को नौकरी और रोजगार नहीं मिला, उनकी उम्र बढ़ती चली जा रही है। और कई नौजवान ऐसे हैं 5 साल में जो भारतीय जनता पार्टी का जब कार्यकाल पूरा जाएगा उनकी उम्र पूरी हो जाएगी, नौकरी नहीं ले सकते। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने सपने दिखाए थे नौकरी और रोजगार के, वो पूरे नहीं हुए इनके। और डबल इंजन की सरकार, दिल्ली और यूपी की सरकार दोनों मिलकर के बेरोजगारों के लिए नौकरी नहीं दे पाई। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? और इन्वेस्टमेंट के नाम पर यहाँ बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट के आयोजन हुए, जिसमें प्रधानमंत्री आए, राष्ट्रपति आए, न जाने कौन कौन आया। लगभग 5 लाख करोड़ के MOU हुए, लेकिन ज़मीन पर क्या उतरा? हम लोगों ने तो अखबार में देखा कि इन्वेस्टमेंट के नाम पर अगर कोई चीज़ आई तो अमेरिका की फैक्ट्री की एक तस्वीर ऐड में देख ली हमने, वही इन्वेस्टमेंट है इनका। और विकास देखा कि कलकत्ता की एक बिल्डिंग और कलकत्ता का एक फ्लाईओवर, वही विकास है इनका अखबारों में। अखिलेश जी, जब आप ये बात कह रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में अभी 2 मामले बड़े तेजी से दिख रहे हैं। आप विकास की बात कर रहे हैं, धर्मांतरण और लव जिहाद, ये बड़ा चर्चा में और सुर्खियों में रहने वाले उत्तर प्रदेश के मुद्दे हैं। और जब मैंने आपसे लॉ एंड ऑर्डर की बात की तो मुख्तार अंसारी का अवैध कब्जे जब गिरते हैं, अतीक अहमद के जब कब्जे गिरते हैं तो एक पब्लिक परसेप्शन जाता है। ये पोलराइजेशन और पब्लिक परसेप्शन, ये कितना चैलेंजिंग है आपके लिए? ये भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी है। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रोग्राम है कि जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा इस तरह की घटनाएं और होंगी। सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश को सबसे बड़े एक्सप्रेसवे समाजवादी सरकार ने दिए। उत्तर प्रदेश का एक्सप्रेसवे जो आगरा से लखनऊ बना था, इसी लखनऊ से पूर्वांचल को जोड़ने के लिए समाजवादी पार्टी ने समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिया। समाजवादी सरकार में 22 महीने में बन गया। इस सरकार में अभी तक 4.5 साल में नहीं बना। सरकार ये दावा करती है कि हमने चौड़ा बनाया इसलिए नहीं बना पा रहे। ये कोई दावा है? समाजवादी सरकार में अलाइनमेंट और ज़मीन लेने का काम हुआ था। 120 मीटर उसकी विड्थ इसलिए रखी गई थी क्योंकि इसका मीडियन चौड़ा रखना था। जिस समय सड़क बनी थी आगरा लखनऊ, उस समय इंडियन रोड कांग्रेस के मापदंड नहीं आए थे, नियम नहीं आए थे। मीडियन उसका 12 मीटर होना चाहिए था, क्योंकि इन्हें कॉस्ट कट डाउन करनी थी। इसलिए मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं कि मीडियन क्या होना है। इंडियन रोड कांग्रेस के कोड नहीं जानते, नियम नहीं जानते। अगर वो नियम के पन्ने पलटे तो वो जानेंगे कि एक्सप्रेस वे का मीडियन होना चाहिए 12 मीटर का। उस केवल सस्ता करने के चक्कर में वो 12 मीटर का मीडियन खत्म कर दिया और 4.5 साल हो गए, अभी तक नहीं पूरा हुआ। केवल एक काम किया कि नाम बदल दिया बस उसका। और याद रखिए, अगर मुख्यमंत्री जी को पता लग गया और आप मिलने गए, जरूरी नहीं है कि जिस नाम से आप मिलने जाओ बाहर भी उसी नाम से निकले आप। अच्छा, अभी तक लोगों के नाम बदलने नहीं उन्होंने शुरू किए। अखिलेश जी, एक सवाल मुझे लग रहा है ये बीच में कहीं रह ना जाए, क्योंकि 2019 का जब डेटा हम देखते हैं तो ये नजर आता है कि 75% जो हिंदू वोट था वो बीजेपी के साथ नजर आया और 74% मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी और बीएसपी के साथ नजर आया। अब जो बदली हुई परिस्थितियों में अब आप बीएसपी के साथ आपका गठबंधन नहीं है, असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो चुकी है, तो वो मुस्लिम वोट बैंक जो है उसके दावेदार कई नजर आ रहे हैं। इसलिए आपकी कोशिश होगी क्या कि असदुद्दीन ओवैसी अगर ऐसा ऑफर देते हैं तो आप उसे एक्सेप्ट कर लें? हर चुनाव अलग होता है, जैसा सोचा जाता है वैसा चुनाव नहीं होता है। इस बार 100% किसान भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोट देंगे। 100% बेरोजगार युवा भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोट देंगे। व्यापारी जो कोरोना के समय पर परेशान हुए, जो उनका व्यापार बर्बाद हो गया, छोटे दुकानदार, छोटे व्यापारी, और कोरोना की वजह से जितने लोगों की जान गई है, ये सरकार दावा करती है कि बिना ऑक्सीजन के किसी की जान नहीं गई। इस सरकार की नाकामी की वजह से लोगों की जान गई है। तो ये तमाम मुद्दे हैं
जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होना तय है। अखिलेश जी, एक बात मैं नोटिस कर रहा हूं, जैसे सीटों के मामले में आप इवॉल्व करते गए 350 टू 400, उसी तरीके से अभी MY में भी आप इवॉल्व करते गए। जैसे आपने पहले MY कहा, फिर महिला, आपने कहा परसेप्शन है, इस परसेप्शन को अब बदलना है, फिर आपने कहा ये M² Y² है। अब मैं एक बात और समझना चाहता हूँ, बीच में अब्बा जान के आसपास भी चीज़ें बहुत घूमी और लोगों ने ये भी कह दिया कि देखिए पिताजी ने तो कभी इस बात से ऐतराज़ नहीं किया, अगर मुल्ला मुलायम उनको कहा गया, अब्बा जान मुद्दे पर अखिलेश इतने क्यों भड़क गए? मैंने तो कभी जवाब भी नहीं दिया इस बात का, और जैसा मैंने पहले कहा, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी विकास को दुश्मन मानते हैं। वो लैपटॉप क्यों नहीं बांट रहे हैं, वो जानते हैं, क्योंकि वो चलाना नहीं जानते, इसलिए वो लैपटॉप बांट नहीं रहे। और आज तक उत्तर प्रदेश की जनता ने बिजली के बनते हुए प्लांट का उनके मुंह से नाम नहीं सुना है। आज भी मैं कह रहा हूँ 4.5 साल के बाद भी 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट वो अपने मुंह से नहीं कह सकते, इसलिए वो आसान सा शब्द ढूंढ लेते हैं कहीं से। अखिलेश जी, ये तमाम काम जो आप अभी भी हमें बता रहे हैं और बहुत से काम हमने देखे हैं, वो काम तो आपने अपने कार्यकाल में कर दिए थे और उसी के तहत आप लोगों के बीच गए थे कि किस तरह का आपने काम किया है, विकास किया है, एक्सप्रेसवे बनाया है, स्टेडियम बनाया है, डायल 100 और ऐसे तमाम, यहाँ लखनऊ में भी बहुत विकास किया। ये सब तो आपने किया, फिर लोगों के पास गए और आखिरकार तो जाति, धर्म और इसी आधार पर हुआ सब कुछ, आपको उस आधार पर सत्ता नहीं मिली। तो अब आपके तब के विकास के आधार पर अब की बार सत्ता मिल जाएगी, ऐसा कैसे होगा? वो सब मुद्दे अपनी जगह, लेकिन जनता को कहीं ना कहीं भरोसा था कि भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी से भी अच्छा काम करके दिखाएगी। लेकिन इधर 4.5 साल में जितना काम हुआ था वो काम उतना ही रुका पड़ा है, उससे आगे सरकार नहीं बढ़ा पाई। इसलिए जनता दोबारा उत्तर प्रदेश की खुशहाली के लिए, और जिस तरीके से कोरोना के समय पर आज जनता 2 चीज़ें महसूस जरूर कर रही है, बेरोजगारी अलग है, महंगाई अलग सवाल है, किसान की तकलीफ अलग है, लेकिन जनता ये महसूस कर रही है कि आपके पास अच्छे हॉस्पिटल होने चाहिए। और दूसरा, जिस तरीके से शिक्षा व्यवस्था पूरी ध्वस्त हो गई, 2 साल से अभी तक पटरी पर नहीं ला पाई सरकार, तो जिस प्रदेश की, जिस देश की अगर शिक्षा खराब हो जाएगी, स्वास्थ्य की व्यवस्था इंतजाम नहीं अच्छा हो पाएगा, तो क्या करेगी जनता? इसलिए इस बार जनता विकास के लिए वोट देगी। और भारतीय जनता पार्टी की जो नाकामी रही है, जिस तरीके से इन्होंने डिवाइड एंड रूल का काम किया, कभी जातियों में झगड़ा करा देना, कभी धर्म को लेकर के झगड़ा करा देना, ये भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा इस बार चलने वाला नहीं है। पर अखिलेश जी, कोरोना काल में हम बाकी प्रदेशों की तुलना में अगर उत्तर प्रदेश को देखें और यहाँ की जो व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, वो उतनी अच्छी नहीं है। केरला या महाराष्ट्र, उसकी तुलना में उत्तर प्रदेश में बेहतर काम आपको नहीं लगता है हुआ? और उसके लिए योगी आदित्यनाथ जी की थोड़ी सराहना होनी चाहिए कि उन्होंने अच्छा काम किया। कोरोना के समय सबने तस्वीर देखी है, यही लखनऊ है जहाँ पर कितने बड़े पैमाने पर लाशें जल रही थीं, और जब किसी ने तस्वीर दिखा दी तो इसी सरकार ने उसको ढांकने का काम किया। मुझे याद है जिस समय गंगा में लाशें बह रही थीं, क्या बनारस, क्या आपका गाजीपुर, और क्या उन्नाव, क्या इलाहाबाद, दुनिया ने वो तस्वीरें देखी कि किस तरीके से लाशें बह गई गंगा में। और जब भारतीय जनता पार्टी से पूछा गया, उनके नेता से, किसी से, कि आखिरकार ये लाशें कहाँ से आ रही हैं, तो सोचिए भारतीय जनता पार्टी कह रही है सब लाशें बिहार से बह करके यूपी में आ रही हैं। इससे बड़ा झूठ क्या और हो सकता है? लोगों को सिलेंडर ले जाते हुए भागते दौड़ते देखा, किसी को बेड नहीं मिली, दवाई नहीं मिली। इससे ज़्यादा खराब इंतज़ाम कोई नहीं हो सकता जो कोरोना के समय सरकार ने किया। सरकार ने किसी गरीब को मदद नहीं की। जिस तरीके से लॉकडाउन में मजदूरों का अनाज छोड़ा था, उसी तरीके से गरीबों को कोरोना के समय पे अनाज छोड़ दिया। सरकार का पता ही नहीं लगा सरकार कहाँ चली गई। अखिलेश जी, किसानों को लेकर के अब आपकी अगली रणनीति क्या होगी? जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें क्या कुछ आप आगे? हमारी किसानों से अपील होगी कि इस भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाएं। हमारे साथ जो ऑडियंस मौजूद है, अगर उनमें से भी हम बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन 1-2 सवाल ले सकते हैं, और अखिलेश जी मैं उम्मीद करती हूँ उसका जवाब देंगे। इधर से कोई, जी हेमंत जी, या कोई और इधर? नहीं मैम, मेरा एक सवाल है जी। जी अखिलेश जी से। जी पूछिए। अखिलेश जी, पिछली बार जब आप समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे तो आपने मुख्तार अंसारी को टिकट नहीं दिया,
उनको दल में शामिल नहीं कराया। चाचा जी ने काफ़ी प्रयास किया था, आपने उनको दो टूक बता दिया कि समाजवादी पार्टी आपके नेतृत्व में किसी अपराधी को टिकट नहीं देगी। इस बार आपने सिकबतुल्ला अंसारी, उनके भाई को टिकट देके आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? एक सवाल और है छोटा, आपने वैक्सीन लगवा ली या नहीं? आपके दोनों सवाल बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप मुझे बताइए, जो पूर्व विधायक है सिकबतुल्ला साहब पर एक मुकदमा हो तो आप बताइए, आपने रिसर्च करके आए होंगे। आपने अगर सवाल पूछा है तो मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि कम से कम हमें बताइए कि अगर उन पे एक भी मुकदमा हो तो बता दो आप। सवाल वो नहीं है, सवाल दल का नहीं है, सवाल ये है कि अगर उन पे एक भी मुकदमा हो तो बता दो। और दूसरी बात वैक्सीन की, अमेरिका के राष्ट्रपति चाहे ट्रंप रहे हों चाहे जो आज राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहीं सर्टिफिकेट में अपनी तस्वीर नहीं लगाई। यूके के प्राइम मिनिस्टर ने अपनी तस्वीर नहीं लगाई। यूरोप में किसी भी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ने अपनी तस्वीर नहीं लगाई। चीन जो बगल में आपका देश है, वहाँ के किसी राष्ट्रपति ने अपनी तस्वीर नहीं लगाई। रशिया, उसने तस्वीर नहीं लगाई। भारत में तस्वीर लगी हुई है प्रधानमंत्री की। मैं ये कहता हूँ कि आप वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर भारत का झंडा लगवा दो, मैं अभी वैक्सीन लगवा लूँगा। यानी और जब तक मैं कहूँगा अपने कार्यकर्ताओं से कि सभी वैक्सीन लगवा लें, नहीं तो हो सकता है बीजेपी वाले करें ऐसा कि जिनको वैक्सीन नहीं होगी वो वोट नहीं डाल पाएंगे। यानी अखिलेश जी ने इसलिए वैक्सीन नहीं लगवाई क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद जो सर्टिफिकेट मिलेगा उस पर मोदी जी की तस्वीर होगी। मैं कहता हूं भारत का झंडा लगा दीजिए, मैं अभी खड़ा होकर के वैक्सीन लगवा लूंगा। अखिलेश जी, अभी महीने भर पहले कपिल सिब्बल के घर पर एक मीटिंग हुई थी। तमाम विपक्षी दलों ने मिलकर तय किया कि यूपी में अखिलेश यादव को समर्थन देंगे। आप योगी की बात कर रहे हैं तो साथ में मोदी जी भी आएंगे 2022 में जब आप चुनाव लड़ेंगे। क्या तमाम विपक्षी दलों का साथ आना आपको लगता है ज़रूरी है यूपी में? दूसरा, क्या ममता बनर्जी को बुलाएंगे आप? देखिए, दिल्ली से एक रिटायर्ड अधिकारी भेजे गए थे, वो अभी भी बेरोजगार हैं। और एक जिन्होंने घर में पूजा कर ली थी, पूजा पाठ कर लिया था, और बड़ी खुशी खुशी वो जाने कहाँ घूम रहे थे कि शायद वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, लेकिन कोई आया काला चश्मा लगा करके मुख्यमंत्री बन गया, वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। तो सोचो, दिल्ली वालों की यूपी वाले नहीं मान रहे हैं। सवाल तो ये है कि एक जो अधिकारी आए थे रिटायर्ड, वो बड़े अनुभवी हैं, वो कुछ काम करना चाहते थे, वो अभी भी बेरोजगार घूम रहे हैं, मंत्री नहीं बन पाए। और जो घर अलॉट हुआ था उनको आप पता करवाना कि जिस अधिकारी ने घर अलॉट कर दिया था उस अधिकारी को क्या क्या सुनना पड़ा था। कभी ANI पे एक शब्द आ गया था, सुना होगा आपने, उससे भी भयंकर शब्द सुनने पड़े थे उस अधिकारी को। तो जिस उत्तर प्रदेश में डबल इंजन का दावा कर रहे हो, मुझे तो ये लगता है कि इंजन एक दूसरे को टक्कर मार रहे हैं। अखिलेश जी, लेकिन सवाल वो खो गया कहीं जो राहुल ने अभी पूछा कि अगर यहाँ पे विपक्षी एकता नहीं बन पा रही है सूबे में, तो फिर केंद्र में क्या बनेगी? अभी केवल उत्तर प्रदेश का चुनाव है। उत्तर प्रदेश की चुनाव में जनता ने मन बनाया कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा यहाँ से। और जहाँ तक दिल्ली का सवाल है, वो लड़ाई बड़ी है, बाद की बात है। लेकिन जातिगत समीकरणों का जब जिक्र होता है तो इससे पहले जो भी ऑपोजिशन की तरफ से मुद्दे उठाए गए, नुमाइंदगी की बात हुई कि कई ऐसी जातियां हैं जिनकी नुमाइंदगी नहीं हुई, नाराज़गी है। तो अभी हाल ही में जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो उसमें तो सारी नाराज़गी दूर कर ली गई। अब बीजेपी आश्वस्त है कि जितनी नाराज़गियां थी वो दूर हो गई और इसका अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा चुनाव में। देखिए, जातियों का हिसाब किताब तो ऐसा है कि एक उप मुख्यमंत्री को स्टूल पे बैठना पड़ा था, और एक मुख्यमंत्री कहीं गए हुए थे, उन्होंने अपनी तख्ती लगवा ली, कुर्सी पे बैठ गए, उसके बाद आज तक उस कुर्सी पर और वो तख्ती दोबारा नहीं लगवा पाए। और ये जो जातियों के मंत्री बने हैं, ये चुनाव से पहले इसलिए बने कि जनता को धोखा दे दें। लेकिन आज पिछड़े, दलित, हर वर्ग के लोग जागरूक हैं। उनका मुद्दा मंत्री बनना नहीं है, उनका मुद्दा है कि जाति जनगणना हो जाए। जाति जनगणना क्यों नहीं चाहती है सरकार?
हर जाति के लोग चाहते हैं कि उनकी गिनती हो जाए, कम से कम उन्हें पता लग जाए कि वो आबादी में क्या है। और सरकार को इससे सहूलियत होगी कि अगर जातियां गिन जाएंगी तो आबादी के हिसाब से कोई योजनाएं कार्यक्रम बन सकेंगे, उनको लाभ पहुंचाया जा सकता है। जाति जनगणना उनका मुद्दा है, और जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, उनके आरक्षण पे हमला हो रहा है, आरक्षण छीना जा रहा है, ये सवाल है उनके पास, क्या ये मंत्री आरक्षण दिला देंगे? अखिलेश जी, यही थोड़ा सा विरोधाभास सा लगता है। आप एक तरफ तो कहते हैं कि कास्ट बेस्ड सेंसस कराइए, जातिगत जनगणना कराइए, दूसरी तरफ आप ब्राह्मणों के लिए प्रबुद्ध सम्मेलन कराते हैं। अगर जातिगत जनगणना हुई तो फिर ब्राह्मणों को क्या मिलेगा? जो मिलेगा ओबीसी को मिलेगा। नहीं, हम तो पंडित जी लोगों का सब कुछ कहना मानते हैं। अभी बता दो, वही मान लूंगा मैं। अगर वो कहें कि मंगल को ये करना है तो हम तो वही करते हैं जो मंगल को कहा गया उन्होंने। लेकिन जब जातिगत जनगणना की बात होती है या जातियों की बात होती है तो बहुत सी पार्टियों के साथ आप बात कर रहे हैं, बहुत से दलों को बाकी लोग मिला रहे हैं, बहुत सी मांग है। उसमें ये भी मांग है कि कुछ जो रसूखदार जातियां हैं उनको सब कुछ मिल जाता है, बाकी लोग पीछे रह जाते हैं। तो ये भी तो फिर समाजवादी पार्टी के ऊपर बार बार आरोप लगता है, उससे कैसे पार पाएंगे? इनको साथ तो ले आएंगे? नहीं, बहुत सिंपल सॉल्यूशन है कि जिसकी जितनी आबादी है उसके हिसाब से उसको भागीदारी दे दीजिए आप। और समाजवादी पार्टी ने करके दिखाया कि जिस समय समाजवादी पेंशन लागू हुई थी उस समय आबादी के हिसाब से जो जितना है उसको समाजवादी पेंशन दे करके दिखाया था। तो भविष्य में कभी भी अगर कोई योजना प्रदेश स्तर पे बनानी पड़ेगी तो आबादी के हिसाब से भी अगर बनानी पड़ेगी तो समाजवादी पार्टी की सरकार आबादी के हिसाब से उन जातियों की मदद करने का काम उन योजनाओं से करेगी। अखिलेश जी, ये बात बार बार पॉलिटिकल पार्टीज कहती हैं, जिसकी 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 जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये बात ठीक है, समझ में आती है, लेकिन हमारे जैसे पॉपुलस देश में जहाँ इतनी पॉपुलेशन है, तमाम समस्याओं के मूल में जनसंख्या दिखाई देती है, हमारे नेता जब ये बात कहते हैं तो साथ में वो बात भी दिमाग में रहती है क्या कि ये थंब रूल अगर हम लेकर चलेंगे जिसकी जितनी संख्या भारी, तो इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश का होगा क्या आगे? क्यों नहीं हो सकता? सवाल ये है कि संसाधन आपके पास हैं, आपको संसाधन ही तो बांटने उनको। संसाधन कहाँ कम है? जब प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का मतलब है आप जिस जाति को चाहोगे उसको जो योजना बना करके लाभ देना चाहोगे वो दे दोगे। मैं तो कहता हूं कि जब देश में आपके अपने बजट से एक्सप्रेसवे बन सकते हैं, कोई सोचता था कि अपने बजट से बन जाएगा? ईपीसी मॉडल के 2 बन रहे हैं एक्सप्रेसवे यूपी में। ये समाजवादी पार्टी की देन है कि स्टेट के बजट से एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं, और उसके बाद दिल्ली की सरकार बना रही है स्टेट बजट अपने बजट से। तो जब एक्सप्रेसवे 50,000 करोड़ के बन सकते हैं, 1 लाख करोड़ का एक्सप्रेसवे बन सकता है दिल्ली से, तो पैसे की कहाँ कमी है? फिर तो किस बात की कमी है? संसाधन की कोई कमी नहीं है। फिर तो केवल संसाधनों को सही तरीके से उन तक पहुंचाने की बात है। फिर एक और पार्टी है, वो भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में आ रही है और वो कह रहे हैं मुफ्त बिजली देंगे 300 यूनिट। तो फिर संसाधनों की कमी नहीं, तो ये भी हो पाएगा संभव? समाजवादी सरकार ने पावर प्लांट लगाए यहाँ, समाजवादी सरकार ने ट्रांसमिशन लाइन बिछाई यहाँ, समाजवादी पार्टी ने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बेटर किया। तो अगर हमने ये तीनों चीज़ें अच्छी की हैं बिजली की, तो हमें 300 यूनिट क्या, हमें और भी सुविधा किसानों को देनी पड़ेगी। हमें बुनकर भाइयों को तो हम दे करके दिखाएंगे, और अभी तो हम दे ही रहे थे। हमारे बुनकर भाइयों को फिक्स रेट थी, उनको बिजली का बिल नहीं देना पड़ता था, किसानों को सिंचाई माफ थी। तो अगर हमें सरकार बनाने में, और ये जो 3 पावर प्लांट हैं जिनके मुख्यमंत्री जी नाम नहीं लेते हैं, 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, ये जब बनकर के तैयार हो जाएंगे तो हम अपने व्यापारियों को, किसानों को, बुनकर भाइयों को और गरीबों को सुविधा दे सकेंगे। लेकिन अखिलेश जी, बीजेपी हिंदुत्व के झंडा बरदार के तौर पर योगी आदित्यनाथ को आगे करती है। सिर्फ यूपी में ही नहीं, जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं योगी जी चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं। आपको लगता है कि ये एक मुद्दा ऐसा है बीजेपी के पास योगी आदित्यनाथ के चेहरे के तौर पर जिस पर हिंदू वोट बैंक को कंसोलिडेट किया जा सकता है, और अगर ऐसा होता है तो फिर समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें पैदा होंगी? सबसे बड़े मुद्दा था वो गंगा माँ। कितने हजार करोड़ रुपए चले गए, आज तक गंगा मैया साफ नहीं हुई। और उत्तर प्रदेश की जनता, खासकर किसान, नौजवान, व्यापारी, इनसे सुविधा चाहता है। और धर्म का सवाल जहां तक है, धर्म को तो सब मानने वाले लोग हैं, कोई ऐसा नहीं जो अपना धर्म ना मानता हो, और सब धर्म एक ही रास्ता दिखाते हैं,
इसलिए धर्म पे राजनीति नहीं होगी, इस बार विकास पे राजनीति होगी, और विकास की राजनीति में समाजवादी पार्टी का कोई मुकाबला नहीं कर सकते। ये आप जिस थर्मल प्लांट के लिए बार बार दोहरा रहे हैं, मुझको लगता है प्रैक्टिस से आ जाएगा ये भी, लेकिन ये क्यों है कि प्रोडक्शन भी जाहिर है आपके क्रेडिट में, डिस्ट्रीब्यूशन भी आपके क्रेडिट में, और बिजली का झटका भी आप ही को लग जाता है? वो समय अलग था क्योंकि उस समय परिस्थितियां अलग थी। इस बार झटका नहीं, बीजेपी का सफाया होने जा रहा है, पता नहीं लगेगा बीजेपी का कहाँ है बीजेपी। क्योंकि आप खुद सोचिए, उत्तर प्रदेश में जो पावर प्लांट बन रहे थे, आज व्यापारियों को कितने बड़े पैमाने पे बिल देना पड़ रहा है, किसानों को बिल देना पड़ रहा है, मीटर लग रहे हैं, गरीब को बिल देना पड़ रहा है, और कितनी महंगी बिजली हो गई है। अगर बिजली महंगी व्यापारी को मिलेगी तो वो कंपटीशन क्या करेगा? हमारा किसान कैसे खुशहाल होगा अगर बिजली महंगी होगी उसके लिए? और गरीब इस कोरोना में उसका सब आमदनी छिन गई, कोई उसके पास पैसा नहीं है, और उसके बाद बिल कितना दे रहे हैं आप? तो इसलिए इस बार उत्तर प्रदेश की खुशहाली के मुद्दे होंगे, उन्हीं मुद्दों पर समाजवादी पार्टी जनता के बीच में जाएगी। अच्छा अखिलेश जी, कोई ये खास स्ट्रेटजी है क्या कि आप बीजेपी पर तो अटैक करते हैं, बाकी विरोधी दलों पर भी अटैक करते हैं, लेकिन मायावती जी के ऊपर कोई सीधा अटैक, उनकी पॉलिसीज के खिलाफ कोई सीधा अटैक हम देखते ही नहीं? वो अब लड़ाई में नहीं है, इसलिए उनसे क्या बोलना उनके बारे में। तो बुआ के साथ दोबारा गठबंधन पॉसिबल नहीं है? अब कोई गठबंधन नहीं होगा। वो कह रही हैं कि आप उनकी पार्टी के निष्कासित नेताओं को शामिल करा के अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जो पार्टी में नेता आना चाहेंगे हम उनको लेंगे, क्योंकि जो नेता आ रहे हैं उन पे जनाधार है, उन पे वोट बैंक है, और किस कारण निकाले गए उस कारण में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन जो समाजवादी पार्टी में शामिल होना चाहेगा उसको समाजवादी पार्टी शामिल करेगी। अखिलेश जी, लेकिन आपके लिए एक बड़ी चुनौती थी 2017 में, आपसे बहुत लोग नाराज होकर निकले थे, बहुत लोग रूठ के निकले थे। 2022 में साथ ला पाएंगे उनको? इस बार कोशिश होगी सबको साथ लें और ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी में जोड़ें लोगों को। और भी ऑडियंस से अगर कोई सवाल लेना चाहता है तो हम एक आखिरी सवाल ले सकते हैं। हम एक वो तो मुझे भी नहीं पता, सच में मुझे नहीं पता। पीछे देखिए, कुछ स्टूडेंट माइक ले हैं, लें, युवा ऐसे हैं, आवाज उनका नहीं सवाल जाएगी। ले लेते हैं। माइक ले लें, जो भी सवाल माइक ले लें जो सवाल लेना चाहते हैं। माइक पास कर सकते हैं क्या? कोशिश हम ये करें, ये जो ऑडियंस है यहाँ से लीजिएगा जी। हेलो, आखिर हाँ दे, कुछ पूछना चाह रहे हैं। हेलो, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपसे एक हमारा सवाल है कि आपने अभी पूर्वांचल एक्सप्रेस, समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस पर सफ़र किया, और आपको धन्यवाद भी देना चाहेंगे कि हम लोग 9 घंटे में बलिया पहुंचते थे, आज आपकी वजह से 4 घंटे में पहुंच जाते हैं। लेकिन आपसे मेरा सवाल एक ये है कि आगरा एक्सप्रेसवे और लखनऊ एक्सप्रेसवे भी चलते हैं, और आपने पूर्वांचल चल के भी एक्सप्रेसवे आया, दोनों में अंतर बता दीजिए कि दोनों में अंतर क्या है? क्योंकि अगर मुझे लगता है कि आप अगर पूर्वांचल समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस बनवाते तो शायद उससे भी बेस्ट बनता, लेकिन आज की डेट में हम भी चल जाके आते हैं तो वहाँ बड़ी समस्याओं का दिक्कत है, और साइड में छोटा सवाल यही इसी पे है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस समाजवादी पार्टी ने बनाया था, और लखनऊ से लेकर के पूर्वांचल को जोड़ने वाला एक्सप्रेस बीजेपी ने बनाया है। यही फ़र्क है समाजवादी और बीजेपी में। समाजवादी एक्सप्रेसवे वर्ल्ड क्वालिटी का होगा, और बीजेपी का एक्सप्रेसवे जुगाड़ वाला है एक्सप्रेसवे होगा। श्रीनिवास। अखिलेश जी, मेरा सवाल बहुत ज़्यादा टेक्निकल और ये बिल्कुल सीधा सवाल है। सियासत शुरू होते ही, चुनाव का आगाज़ होते ही पहले आप अब्बा जान और चचा जान में फंस गए, और अब भाईजान आ रहे हैं, तो अब्बा जान, चचा जान और भाईजान, इस चक्रव्यूह से कैसे निकलेंगे बाहर? ये बड़ा सवाल पूछा है आपने, लेकिन मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के साइकिल चुनाव चिन्ह और समाजवादी पार्टी ने जो काम किया है पिछले 5 साल के कार्यकाल में, और आने वाले समय में जो मैनिफेस्टो होगा, जो हमारी समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो गरीब, किसान, नौजवान, व्यापारियों के लिए होगा, वही हमें इन सब चीज़ों से बचाएगा। मतलब ये चक्रव्यूह है आपके लिए? क्योंकि मैनिफेस्टो क्या आएगा और उत्तर प्रदेश को किस दिशा में विकास के रास्ते पे ले जाएंगे, एक बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होगा,
और शायद जनता ये चाहती है कि विकास के रास्ते पर जाएं। तो समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो जनता का मैनिफेस्टो होगा। इसलिए मुझे भरोसा है कि समाजवादी पार्टी की कम से कम ये क्रेडिबिलिटी है कि जो काम करते हैं वो कम से कम वर्ल्ड क्लास का काम करते हैं और जनता के हित का काम करते हैं। इसलिए मैनिफेस्टो पे मतदान होगा और समाजवादी पार्टी किसान, गरीब, व्यापारी के बीच में लगातार जाएगी। अखिलेश जी, आमतौर पे बीजेपी भी सब दल कहते यही है कि हम विकास पे चुनाव लड़ेंगे, हम सबका उत्थान करेंगे, हम सबको नौकरी देंगे, युवाओं को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जब चुनाव होते हैं तो आखिरकार हम देखते हैं बात जाकर जाति पर ही ख़त्म हो जाती है। सम्मेलन होते हैं अलग अलग समाज को साथ में लाने के लिए, अलग अलग दलों की अहमियत बढ़ जाती है जिनके बारे में बात नहीं होती क्योंकि वो एक वर्ग विशेष को रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर चुनाव के आखिरकार उसी मुद्दे पर लड़ा जाएगा इस बार भी, या आप जैसा बार बार दावा करते हैं कि विकास पर होगा, इस बार अलग क्या है 2022 में? फिर 2017 का चुनाव अलग था, 2022 का चुनाव बहुत अलग है। आज लोग जागरूक ज़्यादा हैं, आज लोग कहीं ना कहीं चीज़ें देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। कई पाबंदियों के बाद भी सच्चाई जनता के पास पहुंची जाती है। आज तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से लोग सब जानकारी हासिल कर रहे हैं। उस समय बीजेपी ने खुद इस्तेमाल कर करके गलत इंफॉर्मेशन दे करके लोगों को गुमराह किया, लेकिन इस समय जनता जागरूक है। वो अपनी तकलीफ और परेशानी को महसूस करती है कि आज वो महंगाई महसूस कर रही है। क्या बीजेपी के लोग कह सकते हैं कि उज्ज्वला सिलेंडर भरे गए? कितने भरे गए? उज्ज्वला स्कीम का प्रचार हुआ था, आज भारतीय जनता पार्टी उज्ज्वला स्कीम का क्यों नहीं प्रचार कर रही है? भारतीय जनता पार्टी ने शौचालय का बहुत प्रचार किया था, आज भारतीय जनता पार्टी शौचालय का प्रचार क्यों नहीं कर रही है? डिजिटल इंडिया का प्रचार किया था, आज क्यों नहीं डिजिटल इंडिया का प्रचार कर रही है? तो ये तमाम वो सवाल हैं जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना है। हम सब लोग तो महसूस कर रहे हैं कि महंगाई क्या है, क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं महसूस कर रही महंगाई क्या है? अच्छा, एक सवाल अखिलेश जी, हालांकि स्ट्रैटेजी से ही जुड़ा है, आपके ऊपर है, आप जवाब देना दें, लेकिन बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे हैं कि ठीक है, आपने ये साफ कर दिया कि प्री पोल अलायंस तो कांग्रेस पार्टी से नहीं होने जा रहा है, लेकिन चुनाव के बाद अगर इस तरह की परिस्थिति बनती है कि बीजेपी का रास्ता रोकने के लिए दोनों दलों को एक साथ आना पड़े, तो पोस्ट पोल अलायंस कांग्रेस पार्टी से मुमकिन है या नहीं? अब वो संख्या क्या होगी कांग्रेस का, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। आपने अपना अंदाजा 400 का लगाया, उनका। लेकिन समाजवादी पार्टी जब कह रही है कि जनता 400 सीटें भी जिता सकती है, तो आपको किसी दल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। और पिछली बार भी बहुमत की सरकार बनी थी, जब 2022 में सरकार बनी थी, बहुमत की सरकार बनी थी, और बीजेपी ने भी बनाई है तो बहुमत की सरकार बनाई है। तो जनता बहुमत की सरकार बनाएगी, किसी को इधर उधर वोट नहीं ज़्यादा देगी। एक बात जो कही जाती है, क्योंकि आपने तो अब ये तमाम अनुभव हासिल कर लिए कि जब आप इनकम्बेंट होते हैं तो कभी भी डेवलपमेंट की बात करके आप वापसी नहीं कर सकते। क्या ऑपोजिशन में रहते हुए डेवलपमेंट की बात होती है? वो समय अलग था, लेकिन ये समय अलग है, इसलिए जनता महसूस कर रही कि डेवलपमेंट ही मुद्दा होना चाहिए। अखिलेश जी, एक छोटा सा सवाल मेरा ये कि 2019 और 2022 इसमें अंतर क्या है? 2019 में भी आपके पास ये सारे मुद्दे थे जो आप बता रहे हैं, 2022 में जब आप जाएंगे तो क्या नया फिर देखने को मिलेगा? 2019 में गठबंधन था, 2022 में गठबंधन नहीं है। और इसके साथ हम अपने सेशन के अंत में आ रहे हैं, और आखिर में चलते चलते एक बार तो कुछ हिंट ही दे दीजिए, वो कौन सी रणनीति है जिसकी आप जानकारी हमें नहीं दे रहे हैं? अभी चुनाव में बहुत समय नहीं है, 100 दिन बचे हैं। जब तारीख आ जाएंगी, 100 से कम दिन होंगे, लगभग 100 ही दिन होंगे, और जैसे ही तारीख चुनाव की आएगी आपको स्ट्रेटजी भी पता लग जाएगी कि स्ट्रेटजी क्या है समाजवादी पार्टी। चलिए, तब हम एक और कॉन्क्लेव कर लेंगे आपके साथ, एक और इंटरव्यू कर लेंगे और वो हमारे सामने रणनीति आ जाएगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव ने जो सभी सवालों के जवाब बहुत साफ गोई के साथ दिए, जैसे कि वो हमेशा देते हैं। बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच।